अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है सब स्टेशन इन द पावर सिस्टम। स्टूडेंट्स, हमारा जो पावर सिस्टम होता है वो नॉर्मली एसी ही होता है। एसी मींस कि हमारी जो पावर जनरेशन है, पावर ट्रांसमिशन है और पावर डिस्ट्रीब्यूशन है वो इन द फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिंग करंट होती है। अगर हम जनरेशन की बात करें तो जनरेशन के लिए आइडियल साइट्स जो होती हैं वो होती हैं जहाँ पे आपके पास वो सोर्स या वो फ्यूल इजीली अवेलेबल हो। जैसे अगर आप हाइड्रो पावर प्लांट्स की बात करते हैं तो हाइड्रो पावर प्लांट्स के लिए आइडियल साइट जो है वो वो पॉइंट है जहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी हो और दूसरा वाटर के लिए हेड अवेलेबल हो। नॉर्मली माउंटेन हिली एरिया जो है वो एक आइडियल साइट होती हैं फॉर द हाइड्रो पावर प्लांट। इन द सेम वे थर्मल पावर प्लांट जो तो कोल फायर्ड हैं उसके लिए जो आइडियल साइट है वो पॉइंट है जहाँ पे कोल ईजिली अवेलेबल है, अबंडेंटली अवेलेबल है। सेम इज़ द केस विद द न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, जहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूल जैसे कि यूरेनियम ईजिली अवेलेबल हो तो आप वहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में आप वो लगाते हैं। अब नॉर्मली ये जो पावर प्लांट्स होते हैं वो एक रिमोट एरिया में बनाए जाते हैं जो थे किसी भी पॉपुलेटेड एरिया पॉपुलेशन एरिया से बहुत दूर होते हैं। अब पॉपुलेशन एरिया तक पावर को लाने के लिए आपको दो कंपोनेंट्स जो हैं वो लाजमी आपको ज़रूरत होती है। एक कंपोनेंट है पावर ट्रांसमिशन, दूसरा कंपोनेंट है पावर डिस्ट्रीब्यूशन। पावर ट्रांसमिशन को अदेन आपने दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी ट्रांसमिशन और सेकेंडरी ट्रांसमिशन। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन को भी आपने दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं, एक प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन है और दूसरा सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन है। नॉर्मली जो जनरेशन होती है वो लो वोल्टेजेस भी होती है जो थे 6.6 केवी से लेते 20 केवी के बीच में किसी भी वोल्टेजेस पे आप जनरेशन कर सकते हैं। जनरेशन के बाद आपके पास एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है जो थे वोल्टेजेस को ले जाता है अप टू द ट्रांसमिशन लेवल, जो थे 132 केवी भी हो सकते हैं, 220 केवी भी हो सकते हैं और 500 केवी भी हो सकते हैं। उसके बाद ट्रांसमिशन नेटवर्क आता है और ट्रांसमिशन नेटवर्क जहाँ पे एंड होता है वो जिसको आप ग्रिड स्टेशन बोलते हैं, ग्रिड स्टेशन। तो ग्रिड स्टेशन में आपका जो पावर है वो वोल्टेजेस हैं वो स्टेप डाउन हो जाते हैं और आपका वहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो है वो स्टार्ट होता है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में दो पार्ट्स आते हैं, एक होता है फीडर और दूसरे पार्ट होते हैं आपका डिस्ट्रीब्यूटर और सर्विसमैन। अब जो फीडर वाला पार्ट है मींस जो आपके ट्रांसफार्मर की जो ग्रिड स्टेशन के ट्रांसफार्मर थी सेकेंडरी से डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर थी प्राइमरी तक, ये जो फीडर वाला पार्ट है इसको आप प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, जो तो नॉर्मली 3 फेज 3 वायर पे होता है। ठीक है, इसी तरह जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर थी सेकेंडरी से आपके एंड यूज़र तक जो पावर फ्लो होती है ये थ्रू 3 फेज 4 वायर सिस्टम होती है और इसको आप सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं और ये नॉर्मली 220 वोल्ट या 440 वोल्ट के अंदर लाई करती है। अब यहाँ पे इन सारे जो पूरा पावर सिस्टम आपके सामने जिस तरह मैंने आपको एक्सप्लेन किया, तो यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ सब स्टेशंस कहाँ कहाँ पे आते हैं। पावर हाउस जहाँ पे वोल्टेज आपने स्टेप अप की है, तो स्टेप अप वोल्टेज करने के लिए आपको जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर चाहिए दैट इज़ बेसिकली अ ट्रांसफार्मर सब स्टेशन। इसी तरह आपने ट्रांसमिशन की तो ट्रांसमिशन में प्राइमरी ट्रांसमिशन है या सेकेंडरी ट्रांसमिशन है, दोनों केसेस में जो आपके वोल्टेज स्टेप डाउन हुए तो दैट इज़ अगेन अ ट्रांसफार्मर सब स्टेशन। सेम इज़ द केस जो जिस तरह आपको मैंने बताया ग्रिड स्टेशन होता है, ठीक है, जहाँ पे आप इनकमिंग एक लाइन होती है और आउट गोइंग डिफरेंट फीडर्स होते हैं, ठीक है, या आपने पूरे एरिया को आपने पावर सप्लाई करनी होती है तो मल्टीपल फीडर्स जो हैं एक ग्रिड स्टेशन से निकलते हैं जिसकी इनकमिंग एक लाइन होती है जिसको आप ट्रांसमिशन बोलते हैं। तो ये भी बेसिकली थ्रू द सब स्टेशन ही मीन जो ग्रिड स्टेशन है आप उसको सब स्टेशन कह सकते हैं। अगेन जब प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन होती है तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ पे एंड होती है मीन जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है वो भी एक सब स्टेशन है।
तो सब स्टेशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पावर सिस्टम के अंदर। इसी तरह अगर आप, ये तो थे वोल्टेज लेवल्स के लिए आपने जो सबस्टेशन यूज़ किया, आप उसको ट्रांसफार्मर सबस्टेशन बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि सबस्टेशन का और क्या क्या यूज़ हो सकता है। जैसे कि अगर किसी पावर सिस्टम के किसी पार्ट में आपने पावर को एसी को डीसी में कन्वर्ट करना है, तो वो भी थ्रू द सबस्टेशन होगा। इन द सेम वे आपने अगर पावर फैक्टर इम्प्रूव करना है, किसी पार्ट ऑफ द पावर सिस्टम में आपने पावर फैक्टर को इम्प्रूव करना है, तो दैट इज़ ऑल्सो अ सबस्टेशन। इन द सेम वे आपने फ्रीक्वेंसी में चेंज लानी है, तो दैट इज़ अगेन अ सबस्टेशन। तो इन शॉर्ट सबस्टेशन वो पार्ट है जहाँ पे आपने इलेक्ट्रिक सप्लाई की करैक्टरिस्टिक्स को चेंज करते हैं, ठीक है। तो अब करैक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी हो सकती हैं? एक वोल्टेज लेवल हो सकते हैं, फ्रीक्वेंसी हो सकती है, एसी टू डीसी कन्वर्जन हो सकती है, और पावर फैक्टर हो सकता है। तो ये चीज़ें आज हमने इस लेक्चर में हैं, हमने इसको स्टडी करना है। और आज तक जो हमारा लेक्चर है उससे जो मेन कंपोनेंट्स हैं, जो कंटेंट्स हैं, वो हम सबसे पहले सब स्टेशन की बेसिक चीज़ें डिस्कस करेंगे, फिर सब स्टेशन की क्लासिफिकेशंस हम देते सब स्टेशन को किस तरह हम क्लासीफाई करते हैं। फिर उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट टाइप्स हैं दो, जिसमें ट्रांसफार्मर सब स्टेशन और पोल माउंटेड सब स्टेशन, इनको हम थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करेंगे। फिर कुछ सिंबल्स इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट थे, इंपॉर्टेंट सिंबल्स हैं जो थे यूज़ होते हैं सिंगल लाइन डायग्राम बनाने में और एक पावर सिस्टम को समझने में। जो कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं, हम उनके सिंबल्स तो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और एंड में हम ट्रांसफार्मर सबस्टेशंस थे, जो इक्विपमेंट हैं जो यूज़ होते हैं पावर ट्रांसफार्मर सबस्टेशन में, हम उनको स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम सबस्टेशन को स्टडी करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सब स्टेशन वो पार्ट है जहाँ पे इलेक्ट्रिक सप्लाई की करैक्टरिस्टिक्स को आप चेंज करते हैं। जैसे तो यहाँ पे मेंशन है, द असेंबली ऑफ ऑपरेटर्स यूज टू चेंज सम करैक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सप्लाई एंड दीज करैक्टरिस्टिक्स कैन बी वोल्टेज लेवल। अगेन जिस तरह मैंने आपको बताया, जनरेटिंग स्टेशन में वोल्टेज तो स्टेप अप करते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन में आपने स्टेप डाउन कर देते हैं। तो ये जो ट्रांसफार्मर होते हैं, ये बेसिकली स्टेप अप एंड स्टेप डाउन कर रहे हैं। तो अगेन दैट comes under the umbrella of voltage level. सेम इज़ द केस, आप तो डीसी मोटर्स हैं, डीसी मशीन्स हैं, आपने वो यूज़ करनी है, उसके लिए आपको पावर एसी तो डीसी में कन्वर्ट करनी है। तो जो भी ऑपरेटर्स ये काम करेगा उसको आप सबस्टेशन बोलते हैं। नेक्स्ट इज़ द फ्रीक्वेंसी। तो आपने फ्रीक्वेंसी जो है, अपनी पावर की फ्रीक्वेंसी जो है वो आपने चेंज करनी है, तो दैट इज़ अगेन अ सबस्टेशन। एंड इन लास्ट, पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट के लिए, पावर फैक्टर को कम ज़्यादा करने के लिए जो कंपोनेंट्स होते हैं, उनको भी आप सबस्टेशन बोलते हैं। सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ सबस्टेशन लीड्स टू अ रिलायबल सप्लाई। डेफिनेटली ये तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है सबस्टेशन के लिए। तो जैसे कि ऊपर आपको बताया दिए थे, तो ये करैक्टरिस्टिक्स हैं वोल्टेज, एसी डीसी, फ्रीक्वेंसी, पावर फैक्टर। अब अगर ये सबस्टेशन पावर फैक्टर के लिए यूज़ हो रहा है और वो पावर फैक्टर प्रॉपरली इम्प्रूव ना करे, तो सबस्टेशन जो है वो हम कहते हैं कि वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा। इसी तरह वोल्टेज लेवल है, हम चाहते हैं कि स्टेप अप किए जाएँ जनरेशन से ट्रांसमिशन तक, और वो सबस्टेशन प्रॉपरली वोल्टेज स्टेप अप नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है जो सबस्टेशन है वो प्रॉपर फंक्शनल नहीं है। तो हैंस दैट सबस्टेशन इज़ नॉट अ रिलायबल। अच्छा, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे सबस्टेशन के लिए, तो उसकी करैक्टरिस्टिक्स कैसी होनी चाहिए। फर्स्ट इज़ इट शुड बी लोकेटेड एट अ प्रॉपर साइड। अब इस प्रॉपर साइड का मतलब है कि इट शुड बी विद इन और नियर टू द कंज्यूमर एंड, ठीक है। डिपेंड करता है आप किस किस्म का सबस्टेशन यूज़ कर रहे हैं। सपोज़ अगर आपने एक ग्रिड स्टेशन है या आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में एक सबस्टेशन आप यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, तो उसके लिए बेहतर है, आइडियल है कि आप ऐसी एरिया में सबस्टेशन लगाएं, ऐसी एरिया में डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लगाएं जहाँ पे लोड्स जो हैं या जो एंड यूज़र है वो नियर हो, ठीक है। क्योंकि जैसे जैसे आप दूर जाएंगे तो वोल्टेजेस में डिप आता रहेगा, वोल्टेजेस कम होते जाएंगे। नेक्स्ट इज़ इट शुड प्रोवाइड सेफ एंड रिलायबल अरेंजमेंट।
डेफिनेटली एक सब स्टेशन जो है वो उसमें अरेंजमेंट प्रॉपर सेफ़ होनी चाहिए, रिलायबल होनी चाहिए, उससे जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, डिफरेंट कंपोनेंट्स है, कनेक्शन है, लो वोल्टेज हाई वोल्टेज साइड है, वो प्रॉपरली आइसोलेट होनी चाहिए, मीन वो सेफ़ होनी चाहिए। और सब स्टेशन शुड बी ईजिली ऑपरेटेड एंड मेंटेन्ड। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि उसको आप ईजिली ऑपरेट कर सकते हैं और उसकी मेंटेनेंस जो है वो ईजिली आप पॉसिबल आप करें, ठीक है। मीन जो सब स्टेशन है वो ईजिली ऑपरेटेड हो और ईजिली मेंटेन्ड होने चाहिए, और उसकी जो कॉस्ट है, कैपिटल कॉस्ट है, वो कम से कम आप रखते हैं। इसका क्या मतलब है कि अगर आपने डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर यूज़ करना है तो आपको पता होना चाहिए आपकी लोड की क्या डिमांड है, आपको लोड फोरकास्टिंग आपको पता होनी चाहिए, तो आपने उसी हिसाब से आपने सब स्टेशन जो है इंस्टॉल करना है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपका लोड फोरकास्ट जो है या आपने उसकी जो लोड डिमांड है वो कम है और आप उस पर एक बड़ा ट्रांसफार्मर लाते हैं, हाई रेटिंग का ट्रांसफार्मर लाते लगा दें, तो उसका रिज़ल्ट क्या होगा, आपका जो पावर है वो वेस्ट होती जाएगी। अच्छा, क्लासिफिकेशन ऑफ सब स्टेशन, हमारे पास जो सब स्टेशन की क्लासिफिकेशन है उसके लिए हमारे दो रिक्वायरमेंट हैं, मींस दो प्रॉपर्टीज़ हैं या दो रिक्वायरमेंट हैं जिसकी बेसिस पे आप क्लासीफाई करते हैं। पहली रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू द सर्विस रिक्वायरमेंट, कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपने क्या सर्विस उससे लेनी है सब स्टेशन से, एंड अकॉर्डिंग टू दिस service requirement transfer the substation is classified further into the following types. First one is transformer substation. अब ट्रांसफार्मर सबस्टेशन के नाम से पता चलता है बेसिकली कि ये यहाँ पे वोल्टेजेस जो हैं वो वोल्टेज लेवल जो हैं वो चेंज होंगे, जैसे कि दो सबस्टेशन विच चेंज द वोल्टेज लेवल ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई आर नोन एज ट्रांसफार्मर सबस्टेशन। सिंपल, तो जैसे ट्रांसफार्मर सबस्टेशन के नाम से पता चल रहा है तो यहाँ पे वोल्टेज तो कम ज़्यादा या स्टेप अप या स्टेप डाउन किया जाएगा, तो ऐसे सबस्टेशन को हम ट्रांसफार्मर सबस्टेशन बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज स्विचिंग सबस्टेशन। दीज सिंपल परफॉर्म द स्विचिंग ऑपरेशन ऑफ द पावर लाइन। ऐसे सबस्टेशन में बेसिकली स्विचिंग का ऑपरेशन ही होता है, पावर लाइन्स की स्विचिंग आप ही करते हैं स्विचिंग सबस्टेशन में। नेक्स्ट वन इज़ द पावर फैक्टर करेक्शन सबस्टेशन। ऐसे सबस्टेशन जहाँ पे आप पावर फैक्टर तो इम्प्रूव करते हैं उसको आप पावर फैक्टर करेक्शन सबस्टेशन बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी चेंज सबस्टेशन, जहाँ पे ऐसे सबस्टेशन जहाँ पे आपने फ्रीक्वेंसी को चेंज करना है, जहाँ पे आपने फ्रीक्वेंसी को वेरी करना है, उसको आप फ्रीक्वेंसी चेंज सबस्टेशन बोलते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज़ कन्वर्टिंग सबस्टेशन। नाम से पता चलता है कन्वर्ट, आपने कन्वर्ट करना है, मींस एसी तो डीसी में कन्वर्ट करना है, तो वो सब स्टेशन जहाँ पे ये कन्वर्जन का फिनोमिना होता है, जहाँ पे एसी पावर तो डीसी पावर में कन्वर्ट किया जाता है, उसको आप कन्वर्टिंग सब स्टेशन बोलते हैं। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द कंस्ट्रक्शनल फ्यूचर, कि कंस्ट्रक्शन की बेसिस पे आपने सब स्टेशन को कैसे क्लासीफाई किया है। यहाँ पे हमारे पास जो पहली टाइप है कंस्ट्रक्शन की बेसिस पे वो है इंडोर सबस्टेशन। तो इंडोर सबस्टेशन नाम से पता चलता है कि इंडोर आपने सबस्टेशन जो है वो बनाया, जैसे वोल्टेज लेवल जब 11 kV से लेस होते हैं तो इंडोर सबस्टेशन को है जो उसको थोड़ा सा कंसिडर किया जाता है बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक कंसिडरेशन। जैसे यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया है, फॉर वोल्टेज अप टू 11 kV the equipment of substation is installed indoor because of the economic consideration। तो अगर एक सबस्टेशन इंडोर है और उससे वोल्टेजेस जो हैं 11 kV से 11 kV तक हैं तो वो उसको आप इंडोर सबस्टेशन बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज़ आउटडोर सबस्टेशन। जब वोल्टेजेस आपके 66 kV से ज़्यादा हो जाते हैं तो आपका इक्विपमेंट का साइज़ जो है वो भी ज़्यादा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, और इक्विपमेंट नंबर ऑफ़ इक्विपमेंट जो हैं वो भी प्रोटेक्टिव डिवाइसेस वो भी इंक्रीज़ कर जाते हैं। तो ऐसे केस में आप इंडोर सिस्टम जो है वो नहीं लगा सकते बिकॉज़ इंडोर में आपके पास जो एरिया है वो कम होता है, और तो यहाँ पे आपके पास चूँकि इक्विपमेंट ज़्यादा है आपको सेफ्टी मार्जिन ज़्यादा रखना पड़ता है। सेफ्टी मार्जिन इन द सेंस कि आपको क्लियरेंस रखनी पड़ती है बिटवीन द लाइफ कंडक्टर एंड द अर्थिंग पार्ट्स। तो इस केस में आप आउटडोर सबस्टेशन जो है वो यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ द अंडरग्राउंड सबस्टेशन।
जहाँ पे डेंसली पॉपुलेटेड एरिया होता है वहाँ पे आप अंडरग्राउंड सबस्टेशन यूज़ करते हैं, बिकॉज़ जो लैंड होती है वो बहुत एक्सपेंसिव होती है और आपका जो पॉपुलेशन होती है वो बहुत ज़्यादा डेंसली होती है, ठीक, पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो आप वहाँ पे लैंड को सेव करने के लिए आप अंडरग्राउंड जो है वो सबस्टेशन इंस्टॉल कर देते हैं। नेक्स्ट वन इज़ द पोल माउंटेड सबस्टेशन। ये भी एक आउटडोर सबस्टेशन है जहाँ पे ओवरहेड इंस्टॉल किए जाते हैं। जो ट्रांसफार्मर्स हैं वो ओवरहेड पोल्स पे इंस्टॉल किए जाते हैं। अब पोल्स एच पोल भी हो सकते हैं और 4 पोल स्ट्रक्चर भी हो सकता है। और ये चीपेस्ट फॉर्म ऑफ सबस्टेशन हैं फॉर वोल्टेज विच आर नॉट एक्सीड इन द 11 kV। इनको हम आधे लेटर आज के लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे पोल माउंटेड सबस्टेशंस को। अच्छा, फर्स्ट वन इज़ ट्रांसफार्मर सबस्टेशन। अब ट्रांसफार्मर सबस्टेशन में जिस तरह मैंने आपको बताया था, वो ट्रांसफार्मर सबस्टेशन वोल्टेज को कम या ज़्यादा करता है, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर सबस्टेशन को हम फर्दर जो है वो क्लासीफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू वोल्टेज लेवल। पहली टाइप है उसमें स्टेप अप सबस्टेशन। स्टेप अप सबस्टेशन, प्राइमरी ग्रिड सबस्टेशन, सेकेंडरी सबस्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन। यहाँ पे हमारे पास एक सिंगल लाइन डायग्राम है या ब्लॉक डायग्राम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जनरेटिंग स्टेशन में जनरेशन जो है वो 11 kV पे हो रही है। 11 kV जो है वो स्टेप अप सबस्टेशन या स्टेप अप ट्रांसफार्मर के ज़रिए स्टेप अप हो रही है 11 kV से 220 kV पे। अब ठीक, ये जो ब्लू लाइन आपके सामने है ये, ठीक है, यहाँ से आपने बेसिकली ये ट्रांसमिशन कर रहे हैं और ये प्राइमरी ग्रिड सबस्टेशन तक ये पावर जो है आ रही है थ्रू द जनरेटिंग स्टेशन। अब ये जो स्टेप अप सबस्टेशन है ये भी जनरेटिंग स्टेशन के ही अंदर लगा होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। और ये स्टेप अप सबस्टेशन है, मीन स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइमरी ग्रिड सबस्टेशन। अब प्राइमरी ग्रिड सबस्टेशन में क्या हो रहा है, बेसिकली 220 kV को स्टेप डाउन किया जाता है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। अब प्राइमरी ग्रिड सबस्टेशन से फर्दर आपने सेकेंडरी सबस्टेशंस में पावर को ट्रांसमिट करना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ब्लू एरो से सेकेंडरी सबस्टेशन और यहाँ पे ये सेकेंडरी सबस्टेशन। ये प्राइमरी ग्रिड सबस्टेशन जो है वो बेसिकली 220 kV को स्टेप डाउन कर रहा है अप टू 66 kV। और ये 66 kV जब सेकेंडरी सबस्टेशंस को आती है तो यहाँ पे ये फर्दर स्टेप डाउन हो जाती है अप टू 11 kV, जैसे कि आपको यहाँ पे भी मेंशन है। अब ये जो सेकेंडरी सबस्टेशन है यहाँ से आपका एंड यूज़र जो है उसकी लाइन स्टार्ट होती है। अब जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन या डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर आप इसको बोलते हैं। तो ये क्या है, ये जो ब्लू एरो आपके सामने शो हो रहा है ये यहाँ पे फीडर को शो कर रहा है, ठीक है। 3 फेज़ 3 वायर सिस्टम होता है। फीडर इसको आप बहुत नॉर्मल अल्फाज में फीडर बोलते हैं, ये हम लेटर लेक्चर्स में इसको हम डिस्कस करेंगे फीडर क्या होते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन की जो प्राइमरी है वहाँ पे 11 kV है जो, ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन की जो सेकेंडरी है वो 400 वोल्ट या 400 वोल्ट फॉर 3 फेज़ एंड 220 वोल्ट फॉर सिंगल फेज़ होते हैं, ठीक है। तो इस ट्रांसफार्मर को आप डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन बोलते हैं। तो ये बेसिकली ट्रांसफार्मर सबस्टेशन की डिफरेंट टाइप्स हैं जो पावर सिस्टम में कहाँ कहाँ इंस्टॉल होते हैं। तो ये आपके सामने इस डायग्राम के अंदर शो किया गया है। अगेन एक चीज़ यहाँ पे आपको बताना चाहूँ, स्टेप अप सबस्टेशन जनरेटिंग स्टेशन में होता है। प्राइमरी ग्रिड सबस्टेशन ये भी ट्रांसमिशन का पार्ट है। सेकेंडरी सबस्टेशन ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है। और ये डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन ये भी आपका पावर डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है। अब यहाँ पे आपके सामने नेक्स्ट जो टाइप है वो है पोल माउंटेड सबस्टेशन। पोल माउंटेड जैसे तो मैंने आपको बताया था कि पोल के ऊपर आपने ट्रांसफार्मर को या सबस्टेशन को प्लेस करना है। आपने लैंड को सेव करना है और आपने ट्रांसफार्मर या सबस्टेशन को पोल के ऊपर इंस्टॉल करना है। इस केस में आप देख सकते हैं हमारे पास ये सामने जो डायग्राम बनी हुई है, हमारे पास 2 पोल्स हैं। ये देख सकते हैं आप, ये 2 पोल्स।
अब इन दो पोल्स के बीच में आपने एक असेंबली बनानी है, आपने बेस बनानी है, आपने तो ये भी ऐसे मजबूत स्ट्रक्चर बनाना है, चाहे वो कंक्रीट का हो चाहे वो स्टील का हो, जो इन दोनों पोल्स को कनेक्ट करे और उसमें इतनी टेंसाइल स्ट्रेंथ होनी चाहिए ताकि वो ट्रांसफार्मर का ये पूरा स्ट्रक्चर उसको बियर कर सके, उसको बर्दाश्त कर सके। तो आपने ट्रांसफार्मर तो उस स्ट्रक्चर के ऊपर इस तरह रख देना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं तो ये जो लाइटनिंग अरेस्टर्स हैं ये बेसिकली जो आसमानी बिजली होती है, लाइटनिंग स्ट्रोक्स होते हैं, ठीक है, वो उनको बचा, इस पूरे स्ट्रक्चर को बचाता है ये लाइटनिंग अरेस्टर्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्यूजेस हैं, आइसोलेटर्स हैं, ये बेसिकली उसकी प्रोटेक्टिव डिवाइसेस हैं, ठीक है। ऑयल सर्तर बेहतर भी यहाँ पे लगा हुआ है। अब यहाँ पे आप देखते हैं 11 kV ये जो ट्रांसफार्मर है, पोल माउंटेड सबस्टेशन या जो ट्रांसफार्मर है, ये बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन या डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है, और ये 11 kV से स्टेप डाउन कर रहा है 400 वोल्ट या 220 वोल्ट पे। 400 वोल्ट फॉर 3 फेज एंड 220 वोल्ट फॉर सिंगल फेज। अब इसकी जो प्राइमरी मींस इस ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी है वो है 3 फेज 3 वायर सिस्टम, और उसमें लाइन टू लाइन 11 kV है। और इसी ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी है वो यहाँ पे आपके पास 3 फेज 4 वायर सिस्टम शो किया हुआ है, जिसमें रेड, येलो, ब्लू एंड न्यूट्रल है। अगर आपने सिंगल फेज़ लेना है तो आपने इन तीनों फेजेस में से मींस रेड, येलो, ब्लू में से एक कंडक्टर आपने इनमें से टैप कर देना है, और सेकंड जो है आपने न्यूट्रल के साथ कनेक्ट कर देना है, तो आपका ये सिंगल फेज़ बन गया था। जबकि 3 फेज़ में आपको ये तीनों कंडक्टर, इन चारों कंडक्टर से आपको सप्लाई लेनी पड़ेगी। तो बेसिकली दिस स्ट्रक्चर इज़ नोन एज द पोल माउंटेड सबस्टेशन, और यही इसी स्ट्रक्चर की सिंगल एंड डायग्राम जो है वो यहाँ पे बनी हुई है। आप देख सकते हैं 11 kV ओवरहेड लाइन है, 11 kV के बाद एक फ्यूज़ लगा हुआ है ओवर करंट के लिए, फिर आइसोलेशन स्विच है, अगर कभी लाइन को ओपन करना हो तो आप आइसोलेशन स्विच को यूज़ करते हुए लाइन को ओपन कर सकते हैं, ठीक है। और फिर नेक्स्ट आपके पास ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर की मींस ट्रांसफार्मर और लाइन के ही बीच में आपने फ्यूज़ और आइसोलेशन स्विच लगाना है। फिर ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी पे LT ऑयल सर्किट ब्रेकर लगा होता है, ठीक है। ऑयल सर्किट ब्रेकर क्या है ये भी हम लेटर लेक्चर की जो सीरीज़ है उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे। और ये लाइटनिंग अरेस्टर ये टावर के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, मींस टावर के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, और ये थ्रू इंसुलेटर्स कनेक्ट नहीं होते। और नेक्स्ट जो है ऑयल सर्किट ब्रेकर के बाद आपके पास ये 400 वोल्ट जो है वो 3 फेज ले आ जाते हैं। अच्छा, ये डिफरेंट सिंबल्स हैं जो कि यूज़ होते हैं पावर सिस्टम में, एक सब स्टेशन के अंदर जो डिफरेंट सिंबल यूज़ होते हैं, ये इनका यहाँ पे चार्ट बनाया हुआ है। जैसे थे सबसे पहला है बस बार, मीन ये स्ट्रेट लाइन हो, बोल्ड लाइन हो, आप उसको बस बार बोलते हैं। सिंगल ब्रेथ आइसोलेशन स्विच है वो आपके सामने इस तरह ये बना हुआ है, ठीक है। डबल ब्रेथ आइसोलेशन स्विच है, मींस दोनों तरफ से ओपन हो सकता है, तो आपके सामने ये डायग्राम बनी हुई है। ऑन लोड स्विच इन सर्किट, ठीक। नेक्स्ट वन इज आइसोलेशन स्विच विद अर्थ ब्लेड, करंट ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, कैपेसिटिव वोल्टेज ट्रांसफार्मर, ऑयल सर्किट ब्रेकर, एयर सर्किट ब्रेकर विद ओवर करंट ट्रिपिंग डिवाइसेस, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, लाइटनिंग अरेस्टर, एयर गैप, एक्टिव गैप, lightning arrested, ball type, earthen horn, 3 phase power transformer, over current relay and earth fault relay। ये सारे वो कंपोनेंट्स हैं जो एक सब स्टेशन के अंदर यूज़ होते हैं। तो इनके ये डिफरेंट सिंबल्स जो हैं ये एक इंजीनियर को पता होने चाहिए, ताकि अगर वो सिंगल एंड डायग्राम बनाता है तो SLD बनाता है तो उसको ये पता होना चाहिए, तो उस SLD तो स्टडी करना उसको आना चाहिए। तो ये डिफरेंट पार्ट्स जो इक्विपमेंट है ये उनके नाम हैं और ये उनके सिंबल्स हैं। अच्छा, एक सब स्टेशन में कौन कौन सा इक्विपमेंट यूज़ होता है, अभी हम उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है बस बार। अब बस बार क्या चीज़ है, बेसिकली when several lines operating at same voltage must be directly connected electrically, bus bar are used as the common electrical equipment। बस बार सब स्टेशन का वो पार्ट है जहाँ पे वोल्टेजेस जो हैं वो सारे सेम होते हैं, और बस बार पे या तो लाइन
आ रही होती है या लाइन वहाँ से जा रही होती है। मींस अगर बस बार प्राइमरी एक ग्रिड स्टेशन थी प्राइमरी पे लदी हो रही तो इसका मतलब है वो जो है वो ट्रांसमिशन की लाइन वहाँ पे आ रही है। इसी तरह अगर वो सेकेंडरी साइड पे लदी हुई है बस बार तो इसका मतलब है कि वहाँ से सेकेंडरी या जो फीडर्स हैं वो वहाँ से निकल रहे हैं। तो बस बार पे बेसिकली वोल्टेजेस जो हैं वो सेम होते हैं और जहाँ जहाँ वोल्टेजेस उस सब स्टेशन के अंदर सेम होंगे वो सारे एक ही बस बार के साथ कनेक्टेड होते हैं। बस बार बेसिकली थिक बार्स होती हैं जो थे कॉपर और एल्यूमिनियम से बनी होती हैं और वो सारे बस बार्स में वोल्टेजेस जो हैं वो सेम होती है। एक दरट स्टेशन में 11 केवी की बस बार हो सकती है, 132 केवी की बस बार हो सकती है। मींस 11 केवी की बस बार का मतलब ये है कि उस दरट स्टेशन में जहाँ जहाँ से फीडर निकल रहे हैं, जहाँ जहाँ एरिया के लिए फीडर निकल रहे हैं, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, तो वो सारे के सारे उसी एक बस बार के साथ कनेक्टेड होंगे और वो सारे बस बार का जो कनेक्शन है उस पर वोल्टेजेस जो हैं वो 11 केवी होंगे। इसी तरह एक ग्रिड स्टेशन में 2 या 3 ट्रांसमिशन लाइन आ रही हैं तो उन ट्रांसमिशन लाइन पे जो वोल्टेजेस हैं वो 132 केवी या 220 केवी है। तो वो जो बस बार होती है आप उसको 220 केवी बस बार या 132 केवी बस बार बोलते हैं। और यही चीज़ यहाँ पे बताइए द इनकमिंग एंड आउटगोइंग लाइन इन अ सब स्टेशन आर कनेक्टेड टू द बस बार्स। अब बस बार की अरेंजमेंट होती है, बस बार तो हम फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू इट्स अरेंजमेंट। पहली है सिंगल बस बार अरेंजमेंट। सिंगल बस बार अरेंजमेंट सबसे सिंपल स्ट्रक्चर है। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक बस बार, ये जो ब्लू टॉप ऑफ द लाइन ये बनी हुई है ये है बस बार, ये 11 केवी की बस बार है। अब इसी बस बार से सारे जो सिस्टम है वो मूव हो रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एक डिस्ट्रीब्यूशन लाइन जो है यहाँ से निकल रही है, इसी तरह यहाँ ये डिस्ट्रीब्यूशन लाइन यहाँ से मूव अवे हो रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आइसोलेटर स्विच है, ये 11 के भी ऑयल सर्टर ब्रेकर है, फिर साथ में सीटी लदी हुई है, ठीक है। इसी तरह ये आइसोलेटर स्विचेज़ हैं और ये 11 के भी की लाइन यहाँ पे आ रही है। मींस ये जो पार्ट है, ये पार्ट जो आपके सामने शो हो रहा है ये इनकमिंग लाइन है, ठीक है। मींस 11 केवी सप्लाई यहाँ पे आ रही है। इसी तरह ये जो लाइन है इनकमिंग लाइन 11 केवी, ठीक है, ये लाइन यहाँ पे आ रही है इस बस बार पे और ये दो जो हैं ये अवे मूव कर रही हैं 11 के मींस इस बस बार से अवे मूव कर रही हैं या इस बस बार से निकल रही हैं। सिंपल वर्ड्स में इस बस बार की आउटपुट ये दो लाइंस हैं आउटगोइंग है और इस बस बार की जो इनपुट है वो ये इनकमिंग लाइंस हैं। तो और ये बस बार जो है वो लाइटनिंग रेजिस्टर के ज़रिए डायरेक्टली अर्थ के साथ कनेक्टेड है जाते। अगर कोई फॉल्ट आ जाए तो वो फॉल्ट जो है वो थ्रू अर्थ में वो उसका करंट जो है वो मूव अवे हो जाए। तो ये सिंपल बस बार थी और इसमें कोई सेक्शंस नहीं होते। अगर आपको कभी इस पर मेंटेनेंस करनी हो या आपको कोई किसी फॉल्ट आ जाए तो आपको ये पूरी की पूरी जो बस बार है वो आपको आइसोलेट करनी पड़ती है। अच्छा, नेक्स्ट इज़ सिंगल बस बार विथ सेक्शनलाइजेशन। ये भी तकरीबन वैसी ही है लेकिन इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके नाम से पता चलता है कि सेक्शनलाइजेशन। अब सेक्शनलाइजेशन आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो आइसोलेटर स्विच लगा हुआ है ये वाला और ये वाला, तो ये बेसिकली दो बस बार्स को आपस में जोड़ रहे हैं ये थ्रू सीटी और ये जो है वो ठीक ये इन पॉइंट्स के ज़रिए आपकी दो बस बार्स आपस में कनेक्ट हो रही हैं। अब इस बस बार में ये देख सकते हैं ये इनकमिंग लाइन है और ये इस बस बार की आउटगोइंग लाइन है। इसी तरह बस बार 2 पे ये इनकमिंग लाइन है और ये आउटगोइंग लाइन है। तो ये दोनों बस बार आपस में कनेक्ट हो रही हैं थ्रू दिस इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। अब इसका फ़ायदा ये है, सपोज़ अगर आपकी बस बार 2 पे कोई फॉल्ट आता है तो आप इन स्विचेस को ओपन कर सकते हैं और बस बार 1 जो है वो ऑपरेट अपना नॉर्मली करेगी। इसी तरह अगर बस बार 1 पे कोई फॉल्ट आता है तो आप इन आइसोलेटर स्विचेस को ओपन कर देते हैं तो आपकी ये बस बार सर्किट से अवे हो जाती है, सर्किट से ओपन हो जाती है और आपका जो बस बार 2
का जो सिस्टम है वो कनेक्टेड होता है सिस्टम के साथ। नेक्स्ट वन इज़ डुप्लीकेट और डबल बस बार अरेंजमेंट। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं बस नंबर 1 है और बस नंबर 2 है, ये आपस में कनेक्टेड हैं, ठीक है। इसमें बस नंबर 1 को हम मेन बस बोल देते हैं और ज़रूरत पड़ने पे आपकी ये जो बस नंबर 2 है इसको आप स्पेयर बस बोलते हैं। तो नॉर्मली जो सिस्टम हो है वो बस 1 के साथ कनेक्टेड होता है, ठीक है, या मेन बस के साथ कनेक्टेड होता है। लेकिन फॉर सम रीज़न अगर आपको बस 1 या मेन बस ओपन करनी पड़ जाए तब आपने लोड जो है वो सारा डाइवर्ट कर देना है बस नंबर 2 पे, और बस नंबर 2 और बस 1 जो है वो सेम वोल्टेजेस पे सेम पावर लाइन पे ऑपरेट होती है। और ये जो लोड की शिफ्टिंग है ये होती है थ्रू द बस कपलर्स, और ये बस कपलर का ये स्ट्रक्चर है, ये उसका डिज़ाइन बना हुआ है। इसी तरह सेम इज़ द केस, ये इनकमिंग सर्किट्स हैं और ये आउटगोइंग सर्किट हैं। आप देख सकते हैं इनकमिंग सर्किट ये यहाँ पे आते डिवाइड हो रहे हैं। अगर आपने सपोज़ बस नंबर 1 को ओपन करना है, आपने इन स्विचेस को ओपन कर देंगे तो बस नंबर 1 जो है वो इनकमिंग लाइन से आउट हो जाएगी और आपका जो सारा का सारा सप्लाई है वो बस नंबर 2 पे आ जाएगी। सेम इज़ द केस आउटगोइंग सर्किट में, अगर आपने बस नंबर 1 को आइसोलेट किया हुआ है तो आपने इन स्विचेस को ओपन कर देंगे तो आपका जो बस नंबर 2 के साथ आउटगोइंग सर्किट जो है वो कनेक्ट हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट थिंग इज़ इंसुलेटर्स। इंसुलेटर बेसिकली सपोर्ट देते हैं कंडक्टर को और बस बार को, और ये रिस्ट्रिक्ट करते हैं करंट को विद इन द कंडक्टर्स। इन इंसुलेटर्स की जो डिटेल है वो मेरी यूट्यूब पे एक और मेरा लेक्चर था, उसकी मैंने जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में मैंने मेंशन कर दिया। आप इंसुलेटर्स की जो डिटेल है आप उस वीडियो लिंक पे जाते देख सकते हैं, ठीक है। उसका जो लिंक है वीडियो लिंक वो मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया, आप उसको वहाँ से डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। यहाँ बेसिकली आपको मैं सिर्फ बताना चाहता हूँ कि इंसुलेटर्स बेसिकली सपोर्ट भी देते हैं और करंट को रिस्ट्रिक्ट भी करते हैं विद इन द कंडक्टर्स। मीन्स ये तो आपको सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं, आपके लाइफ पार्ट को अर्थ पार्ट से आइसोलेट करते हैं, इंसुलेट करते हैं। द कॉमनली यूज मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंसुलेटर इज़ पॉलीसिलीन, और इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। पहली टाइप है पिन टाइप, सस्पेंशन टाइप एंड पोस्ट टाइप इंसुलेटर। इनकी डिटेल्स आप उस वीडियो में देख सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट वन इज़ आइसोलेशन स्विचेस। आइसोलेशन स्विचेस या आइसोलेटर्स जो होते हैं वो यूज़ होते हैं एक सर्किट कंपोनेंट को डिस्कनेक्ट करने के लिए फॉर द मेंटेनेंस और फॉर रिपेयर पर्पस। मींस आपने सिस्टम को मेंटेनेंस करनी है, आपने सिस्टम को रिपेयर करना है तो आपने उस पार्ट को आइसोलेट करना है, आप उन्हें उस पार्ट को डिस्कनेक्ट करना है फ्रॉम द पावर सिस्टम, और इस पावर से ये डिस्कनेक्शन जो है आपने थ्रू द आइसोलेशन स्विचेस करनी है। नेक्स्ट वन इज़ द पावर ट्रांसफार्मर। पावर ट्रांसफार्मर जो हैं वो सबस्टेशन में यूज़ होते हैं फॉर द स्टेप अप और स्टेप डाउन पर्पज़। मीन स्टेप अप वोल्टेज या स्टेप डाउन वोल्टेज जिस तरीके ये पावर ट्रांसफार्मर जो हैं यूज़ होते हैं। सर्किट ब्रेकर इक्विपमेंट है जो कि सर्किट को ओपन भी करता है, सर्किट को क्लोज भी करता है अंडर नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन और एज वेल एज द फॉल्ट कंडीशन। अब सर्किट ब्रेकर बेसिकली उसका मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं। सर्किट ब्रेकर बेसिकली उसमें दो कनेक्शंस होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं, दो कॉन्टैक्ट्स होते हैं। एक फिक्स कॉन्टैक्ट होता है और एक मूवेबल कॉन्टैक्ट होता है। जब भी फॉल्ट आता है तो जो मूवेबल कॉन्टैक्ट है वो सर्किट से आइसोलेट होने की कोशिश करता है, सर्किट से अवे मूव करता है। तो ड्यूरिंग दिस मूवमेंट जब ये सर्किट मीन जो मूवेबल पार्ट है वो जब अवे मूव करता है तो इस दौरान ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट जो है वो प्रोड्यूस होता है बिटवीन द फिक्स्ड कॉन्टैक्ट एंड बिटवीन द मूवेबल कॉन्टैक्ट, जिसकी वजह से बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ आर्क जो है वो जनरेट होती है, बहुत ह्यूज स्पार्क प्रोड्यूस होता है। अब इस स्पार्क को लिमिट करने के लिए सर्किट ब्रेकर जो है वो ऑपरेट करता है। मींस इस स्पार्क को जितनी जल्दी
सरतर बेहतर सरतर से आइसोलेट कर देता, उतना सरतर बेहतर जो है वो एफिशिएंटली काम करेगा। अब इस चीज़ को हम बोलते हैं आर्क क्विंचिन मीडियम। तो जो आर्क को मिनिमाइज़ करने के लिए मीडियम यूज़ होता है उसको आप आर्क क्विंचिन मीडियम बोलते हैं। इस आर्क क्विंचिन मीडियम की बेसिस पे हमने सरतर बेहतर को 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। अदर आर्क क्विंचिन मीडियम, हमारे पास एयर है, प्रेशराइज्ड एयर है, तो उसको आप एयर सरतर ब्रेकर बोलते हैं। सेम इज़ द केस, अगर हमारे पास क्विंचिन मीडियम वैक्यूम सरतर ब्रेकर है तो हमारे पास जो ब्रेकर होगा उसको आप वैक्यूम सरतर ब्रेकर बोलते हैं। सेम इज़ ऑयल सरतर ब्रेकर एंड सल्फर हेक्साफ्लोराइड और सिंपली SF6 सरतर ब्रेकर। SF6 सरतर ब्रेकर में जो आर्क क्विंचिन मीडियम होगा वो SF6 गैस होगी। तो इन सरतर बेहतर्स पे हम डिटेल मेरा एक और लेक्चर आगे मैं बनाऊंगा, आप उसको फिर देख लीजिए तो आपको मज़ीद क्लियर अप हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज़ द इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। अब इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर क्या होते हैं? टू ट्रांसफ़र वोल्टेज और करंट इन द पावर लाइन टू वैल्यूज़ विच आर कन्वीनियंट फॉर ऑपरेशन एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एंड रिले। अब बेसिकली पावर सिस्टम पे जो वोल्टेजेस होते हैं और जो करंट होती हैं वो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं और आप उसको फॉर मेजरिंग पर्पज़ या फॉर प्रोटेक्शन पर्पज़ आप उन किसी भी डिवाइस को यूज़ नहीं कर सकते टू मेजर द वोल्टेजेस और द करंट। तो जो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर होते हैं वो इन करंट्स और वोल्टेजेस को उन लेवल्स पे लेते आते हैं जहाँ पे आप उनको ईज़िली मेजर कर सकें। तो आपके पास इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर में फर्दर 2 टाइप्स हैं। एक है करंट ट्रांसफार्मर। करंट ट्रांसफार्मर जिसको आप CT बोलते हैं वो बेसिकली स्टेप डाउन करता है करंट को, ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट को स्टेप डाउन कर देता है अप टू अ नोन वैल्यू, अप टू अ नोन रेशो, और उस नोन वैल्यू की बेसिस पे आप करंट को मेजर कर सकते हैं। इसी तरह इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर की एक और टाइप है, दैट इज़ द पोटेंशियल ट्रांसफार्मर जिसको आप PT बोलते हैं। PT क्या करता है? इट इज़ अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर एंड स्टेप डाउन द वोल्टेजेस टू अ नॉन रेशियो, मींस हाई वोल्टेजेस को लो वोल्टेजेस पे लाकर उसको मेजरमेंट के लिए यूज़ करवाता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये जो आज हमने जो चीज़ें स्टडी की हैं ये आपको क्लियर हो गई होंगी। आपको सब स्टेशंस की बेसिक जो भी है आपको उसका क्लियर जो नॉलेज है आपको डिलीवर हो चुका होगा। और स्टिल अगर आपको सब स्टेशन में कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछें, और अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो भी आप मुझसे कमेंट्स में मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरी इस वीडियो को अपने बाकी स्टूडेंट्स, अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनको भी सब स्टेशन के बारे में पता चल सके और वो भी नॉलेज जो है गेन कर सकें। अल्लाह हाफ़िज़।